हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज शुरू की है, आज उसका 59 नंबर टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में अपने ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले टेस्ट में भी हमने ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नों को ही देखा था। आज उससे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों के विषय में अपनी बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 से है और आज अपने कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारी यूनिट नंबर 6 जिसके विषय में अपने बात कर रहे हैं। यहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, ये सारा कर चुके हैं। अभी अपने इस टॉपिक को देख रहे थे। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के विषय में हमने बात कर ली थी, लेकिन अंतर्जात बल और प्लेट विवर्तन के कारणों से देखिएगा ज्वालामुखी और भूकंप भी आते हैं, उन्हें भी हमने जान लेना अनिवार्य था। उनके विषय में अपने प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि आपका जो रीट एसएसटी का सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर के रूप में भी आप इनके वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ जा करके देख करके आप अपना अच्छे से पूरा सिलेबस कर सकते हैं। रीट एसएसटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आपको किसी प्रकार की वहाँ पर समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक रोजाना मैं आपको यही बात बताता हूं, ताकि कुछ बच्चे जो नए जुड़े हुए हों उन्हें भी इस बात का पता चल जाए कि सोमवार से शनिवार तक जो भी आपके टेस्ट होते हैं रीट से संबंधित होंगे, उनका एक मेजर टेस्ट होता है प्रत्येक संडे को। ये जो टेस्ट होता है वो एंड्रॉयड ऐप पर होता है जिसका नाम है अतुल्य आर्यस। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप इसे इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे के सारे टेस्ट आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के इस टेस्ट को दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने संडे तक क्या पढ़ा है। जो भी आपकी सोमवार से शनिवार तक की परफॉर्मेंस है उसको जान सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ये 4 गैसें हैं हमारे सामने, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, ये हमें बताना है। क्या वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 1, यानी ऑक्सीजन जो है वो नहीं निकलती है। दोस्तों, बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है या पश्चिमी द्वीप समूह है या इंडोनेशिया द्वीप समूह है? हमें ये बताना है जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो वाला क्षेत्र कौन सा है इनमें से। फिलिपाइन, जापान, पश्चिमी द्वीप समूह या फिर इंडोनेशिया द्वीप समूह, कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। फिलिपाइन द्वीप समूह जो है वही सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या फिर माउंट कोटोपेक्सी? हमें बताना है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो चेक कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 4, माउंट कोटोपेक्सी माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। चौथा जो हमारा प्रश्न है, 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में, भूमध्य सागर में, अंटार्कटिका में, हवाई द्वीप समूह में? कहाँ पर है 10,000 धुआरों की जो घाटी है? धुआरे ये देखिएगा ज्वालामुखी का ही एक प्रकार माना जाता है। स्मोक्स यहाँ से निकलती है, गैसें निकलती हैं। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर है 10,000 धुआरों की घाटी। तो आपका सही आंसर होगा इसमें नंबर 1, अलास्का में है। दोस्तों, कहाँ है? अलास्का में है। बात करें अगले प्रश्न की। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर ठोस छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, लेपला कहते हैं या फिर डाइक कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, सिंडर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं, जब हवा में उड़ा हुआ लावा ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ पर है? हमें बताना है ये सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है, जम्मू कश्मीर में है, नेपाल में है या फिर सिक्किम में है? कहाँ पर है दोस्तों ये? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है आपका नंबर 1 यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एकमात्र अपने इसको सक्रिय ज्वालामुखी मान करके चलते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, अंडमान निकोबार का ही द्वीप है नारकोंडम द्वीप, ये कौन सा ज्वालामुखी है? जागृत है, प्रसुप्त है, मृत है या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा दोस्तों? अंडमान निकोबार का नारकंडम जो द्वीप है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 2, ये प्रसुप्त की श्रेणी में आता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से जो ठोस चट्टानों के टुकड़े निकले उसे क्या कहेंगे? पायरोक्लास्ट, स्कोरिया, प्यूमिस या फिर टफ? क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 1, पायरोक्लास्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? जो ठोस चट्टानों के टुकड़े हैं उन्हें कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न है, चने के दाने के समान जो छोटे खंड निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटे हैं ये, देखो कितने हैं। चने का बीज आपने देखा होगा, चने का दाना देखा होगा, जितना वो छोटा होता है उतने ही छोटे खंड होते हैं। पायरोक्लास्ट है, स्कोरिया है, प्यूमिस है या फिर टफ है? दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नंबर 2, उसे हम कहते हैं स्कोरिया। ये बड़े खंड होते हैं, अभी बात की है हमने। अगले प्रश्न की बात करें, लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड क्या कहलाते हैं? लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड क्या कहलाते हैं? पायरोक्लास्ट है, स्कोरिया है, प्यूमिस है या फिर टफ है? दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है? क्या कहते हैं हम इसे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, प्यूमिस कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? प्यूमिस कहते हैं। प्यूमिस क्या होता है? लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त शिलाखंड। प्यूमिस क्या होता है? लावा के झाग से बने हल्के और छिद्रयुक्त जो शिलाखंड होते हैं उन्हें कहते हैं। बात करें 11वें प्रश्न की, धूल कणों और राख के संगठित टुकड़े क्या कहलाते हैं? धूल कणों और राख के संगठित टुकड़े क्या कहलाते हैं? पायरोक्लास्ट है, स्कोरिया है, प्यूमिस है या फिर टफ है? दोस्तों धूल और राख के संगठित टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 4, टफ कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। दोस्तों टफ क्या होते हैं? धूल कणों और राख के संगठित टुकड़े जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 12वां जो हमारा प्रश्न है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत, प्राचीन अवशिष्ट, ब्लॉक पर्वत या फिर निश्चित नहीं होता? किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी आपको कहाँ मिलेंगे? नवीन में, प्राचीन में, ब्लॉक में या निश्चित नहीं होता? ऐसा कोई कहीं भी आ सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, नवीन। देखिएगा दोस्तों, नवीन कौन से होते हैं? जिनका अभी भी निर्माण हो रहा है। और मोड़दार पर्वत कहाँ बनते हैं? जहाँ पर अभिसारी गति होती है प्लेटों की। यहाँ देखिएगा एक जो है हल्की प्लेट है और एक भारी प्लेट है। भारी प्लेट नीचे चली जाएगी अधिक घनत्व के कारण, तो ऊपर वाली जो हल्की प्लेट है उसमें मोड़ पड़ने के कारण मोड़दार पर्वत बनते हैं। नवीन का मतलब है नए हैं, नए हैं तो मतलब अभी भी इनकी गति जारी है। ये नीचे जाकर के मैग्मा पिघलने लगता है, मैग्मा बनता है और फिर ये ज्वालामुखी के रूप में भी बाहर आता है। तो हमने क्या कहा कि नवीन होगा मतलब अभी भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये अभी भी ये गति जारी है। तो यहीं पर होंगे ना। प्राचीन तो मतलब कौन से हो गए? जिनमें अब गति नहीं होती है, वो जो स्थायी हो गए हैं। कभी ये मोड़दार पर्वत बने थे, अब उनमें संचलन नहीं हो रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो होंगे वहाँ पर नहीं होगा। नवीन वाले में ही इस प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, ज्वालामुखी क्रिया का कारण है भूगर्भिक असंतुलन, भूगर्भ में ताप वृद्धि, प्लेट विवर्तनिकी या फिर उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी क्रिया का कारण क्या है? इनमें से कौन सा कारण लेंगे अपने दोस्तों? भूगर्भिक असंतुलन है, भूगर्भ में ताप वृद्धि हो जाने से होता है, प्लेट विवर्तनिकी से होता है या उपयुक्त सभी कारणों से होता है?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। इन सभी कारणों से ज्वालामुखी आ सकता है। ये सारे के सारे कारण होते हैं ज्वालामुखी क्रिया की। बात करें अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का कोहे सुल्तान जो है वो किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? सक्रिय या जागृत, सुषुप्त, शांत या मृत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इटली का माउंट पोपा और ईरान का कोहे सुल्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा है नंबर 3। ये शांत या मृत की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों बातें गलत हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, इटली के एटना ज्वालामुखी को किस श्रेणी में रखा जाता है? इटली का एटना जो है वो किस ज्वालामुखी श्रेणी में आता है? सक्रिय या जागृत है, सुषुप्त है, शांत या मृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इटली का एटना जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1। वो सक्रिय या जागृत की श्रेणी में आता है। जागृत वो होते हैं, सक्रिय वो होते हैं जिनमें उद्गार होता रहता है दोस्तों। सुषुप्त वो होते हैं जिनमें कभी भी बंद नहीं हुए, कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार आ सकता है। शांत में कभी हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं दोस्तों। बात करें 16वें प्रश्न की। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी जो है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सक्रिय है, या फिर सुषुप्त है, या फिर शांत या मृत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? उसका जो सही आंसर है हमारा वो है 2 नंबर। ये सुषुप्त की श्रेणी में आता है वेसुवियस। अगले प्रश्न की बात करें। जिन ज्वालामुखियों के उद्गार एक मुख से होता है उन्हें किस प्रकार के ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाएगा? हमें बताना है कि वे ज्वालामुखी जिनका उद्गार एक मुख से होता है उन्हें किस प्रकार के ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है? दरारी, केंद्रीय, मृत, या फिर सुषुप्त। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है केंद्रीय उद्गार। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो जिनका उद्गार एक मुख से होता है उन्हें अपने केंद्रीय उद्गार वाले मुख की श्रेणी में रखते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की श्रेणी में मानते हैं दोस्तों। जहां पर एक दरार से निकलता है वो कौन से होंगे? वो दरारी उद्गार होंगे दोस्तों। पर्वतों का निर्माण यहाँ पर होगा अधिकतर, और पठारों का निर्माण यहाँ पर होता है। बात करें अगले प्रश्न की। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? दरारी, केंद्रीय, मृत, या फिर सुषुप्त। कौन सा होगा? ये क्वेश्चन तो सभी का सही होना ही चाहिए। अपनी याददाश्त पे इतना भरोसा तो आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों। दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? दरारी है, केंद्रीय है, मृत है, या फिर सुषुप्त है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। दरारी उद्गार में हमने अभी बात भी की थी कि पठार किस में बनते हैं? दरारी उद्गार में बनते हैं दोस्तों। क्योंकि दरार में देखिएगा पतला लावा निकलता है तो वो यहाँ वहाँ फैलता रहता है और पठार का रूप ले लेता है। लेकिन केंद्रीय जो होता है उसमें एक झटके के साथ में आता है, एक झटके के साथ में आता है, इसलिए ये यहाँ इस प्रकार से बिखरता है और पर्वत का देखिए निर्माण करता है। शंकुनुमा पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ जो हैं उनमें गंधकीय द्वारा जो होता है वो क्या कहलाता है? सोफलटारा, मैग्मा, शिलाखंड, या फिर गीजर क्या कहलाता है? हमने कहा ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं उनमें गंधकीय जो द्वारा है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा नंबर 1। उसे हम कहते हैं सोफलतारा। वो सोफलतारा की श्रेणी में आता है। बात करें अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। ज्वालामुखी का वो प्रकार जिसमें ज्वालामुखी पदार्थ भयंकर विस्फोट व अधिक तीव्रता के साथ में बाहर निकलते हैं और विस्फोट के पश्चात राख और धूल से भरी गैसें विशाल काले बादलों के रूप में काफ़ी ऊंचाई तक उठती हैं और फूल गोभी के रूप में दिखाई देती है दोस्तों। उसमें फूल गोभी का सा आकार बन जाता है, जैसे इस प्रकार से उठी और इस प्रकार से फूल गोभी का सा आकार आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का होगा। इस ज्वालामुखी को आप कौन सी श्रेणी में रखेंगे? हवाई तुल्य है, स्ट्राम्बोली तुल्य है, वल्केनो तुल्य है, या फिर पिलियन तुल्य है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है वल्केनो तुल्य है। ये कौन से होते हैं? ये वल्केनो तुल्य होते हैं। ये प्रकार भी होते हैं दोस्तों।
प्रकृति के आधार पर इस प्रकार के भी अपने जो हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारणों को मानते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आप ज्वालामुखी वाला वीडियो देखेंगे, छोटा सा वीडियो है, उसमें सारा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप देख भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल अपनी बात करेंगे इसी से संबंधित अगले टॉपिक के भूकंप के विषय में, और फिर इसी के साथ हमारी ये जो छठी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो कल आपको तैयार करना है भूकंप, इसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये कार्यक्रम पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ताकि आप हमारे साथ में जुड़ सकें और आपकी तैयारी नियमित रूप से चल सके। तो दोस्तों अगर आप PDF और अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaars.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टेस्ट। मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।